First we will take your attendance. Today date is what? 1st December. This is the last month of 2020. चलो किरमी, एंजल, अनिरुद्ध, ध्रुव, प्रियंका, पूजा, Present, sir. भूमिका, Present, sir. मितेश, साहिल, स्टेफी, Present, sir. ओम पटेल, Present. केशवी, Present, sir. कृपल, दर्शनिका, टिशा, Present, sir. दर्शित, वंश, Present, sir. मयूर, खुशबू, Present, sir. निराली, Present, sir. लीजा, Present, sir. तनुश्री, दीप चौधरी, तन्वी, Present, sir. शिवानी, कैनिल, संजो, अदिति, जील, अब्बन एंड दिशा. Present. Abban is present. So, SPV students, Aditya, Present, sir. Varshil, Present, sir. खुशी पटेल, Present, sir. यश, नील पटेल, भावना शर्मा, Present, sir. ध्रुव, Present, sir. ब्रज, Present, sir. चंदन, वृत, अभिषेक, Present, sir. कुश, Present, sir. Present, sir. Abhishek. प्रियांशी, Present, sir. धार्मिक, लक्ष्य, हर्ष, नंदनी, Present, sir. मनीषा, संजना, जयवीर, पल्लव, देवराज, हर्षेल, ललित. Sir, present, Devraj. देवराज इज प्रेजेंट. ललित, चलो ठीक है. अब कौन रह गया जल्दी से बताओ. वो इतने सारे अभी ज्वाइन नहीं हुए. इतने सारे पेंडिंग में ही रह गए. चलो मेरे ख्याल से सब ज्वाइंट हो गए. अब जिसका अटेंडेंस रह गया जल्दी से बताओ.
इतने सारे लोग अभी अभी आए हैं, अटेंडेंस के वक्त कहाँ पे थे ये लोग? अब एक अटेंडेंस लास्ट में लूँगा, तब सबकी मार्क करूँगा। देखता हूँ लास्ट में, एक अटेंडेंस लास्ट में फिर से लूँगा, तब मैं सबकी फिर से मार्क करूँगा, ठीक है? जब जो प्रेजेंट रहेगा उसकी प्रेजेंट लगेगी। इतने सारे लोग अभी आ रहे हैं, सबका अटेंडेंस एक बार और लास्ट में होगा, ठीक है? अब हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, एक अटेंडेंस क्लास एंड से पहले लूँगा, ठीक है? सर चंदन प्रेजेंट। हाँ बेटा, लास्ट में मार्क करूँगा अब सबका, जो जो रह गए हैं सबका लास्ट में मार्क होगा। क्लास के एंड में एक और अटेंडेंस लेंगे, ठीक है? चलो, सबको स्क्रीन विजिबल है, देख लो एक बार। Yes, sir. है ना? चलो, तो लास्ट क्लास में हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना? ये चैप्टर का हम रिवीजन कर रहे थे, और इस पे हमने डिस्कस किया था कि आपका जो फ्लक्स होता है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स की हम बातें कर रहे थे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ना? पहला फैक्टर तो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो आपका फ्लक्स में चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड का एग्जांपल हम ऑलरेडी देख चुके थे, है ना? मैग्नेटिक फील्ड की जब इंटेंसिटी आप चेंज करोगे तो फ्लक्स की वैल्यू में चेंज आएगा, है ना? फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा, है ना? तो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता था हमारा फ्लक्स। पहला जो फैक्टर था मैग्नेटिक फील्ड, इफ़ यू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड और डिक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड, इट विल अफेक्ट द फ्लक्स। सेकेंडरी जो पार्ट था दैट इज़ योर एरिया। एरिया के चेंज होने की वजह से भी हमारे फ्लक्स में चेंज होता था, और फ्लक्स में चेंज होने की वजह से क्या होता था? EMF प्रोड्यूस होता था। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, EMF इज डिफाइंड एज मॉड ऑफ d phi by dt। तो चेंज इन फ्लक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से हमारा EMF जनरेट होता है। और तीसरा जो फैक्टर है ये आपका थीटा है। थीटा इज़ योर ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन के चेंज होने की वजह से भी फ्लक्स का प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स में चेंज प्रोड्यूस होगा, ठीक है? तो ये तीनों फैक्टर्स पे हम ऑलरेडी काफ़ी बातें कर गए थे पिछली क्लास में। आज हम एरिया वाला फैक्टर देखेंगे। एरिया वाला फैक्टर किस तरह से अफेक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स के चेंज में, ठीक है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी चेंज बाय इंक्रीजिंग द एरिया। तो अब हमने क्या किया, एक कॉइल लिया, जैसे कि यहाँ पे एक कॉइल दिया हुआ आपको P, Q, R और S, ठीक है? इस कॉइल को हम इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्वीप करवाएंगे, मतलब इस कॉइल को इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जाएंगे। तो जैसे इसको हम अंदर लेके जाएंगे तो होगा क्या, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया को कट करके जाएंगी वो इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे आपका एरिया अंदर की तरफ जाता जाएगा, आप ये एनिमेशन को देखो, जैसे जैसे एरिया अंदर जा रहा है आपका जो फील्ड लाइंस जो कट करके जा रही है इस एरिया को, वो इंक्रीज होती जा रही है। फिर से देखो, जैसे आपका एरिया अंदर गया तो फील्ड लाइंस जो कट करके जा रही है वो आपका इंक्रीज हो रहा है ना? तो वो हमारा इफेक्टिव एरिया होता है। जो हम BA cos थीटा लेते हैं तो वो जो एरिया हमारा होता है, एरिया हम वो कंसिडर करते हैं जो जिसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट करके जा रही है ना? क्योंकि जो कट करके जाएंगे उसी से फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, है ना? तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एरिया को कट करके जा रही है वो इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है? तो अब इंक्रीज होता जा रहा है तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? ये वाला लेंथ तो इसका कांस्टेंट है। देखो ये रेक्टेंगुलर कॉइल जो है इसका ये वाला पार्ट क्या है? कांस्टेंट, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। अब टाइम के साथ आपका ये वाला पार्ट चेंज हो रहा है ना? एरिया में चेंज होना तो एरिया इज इक्वल टू L इंटू B होता है, हम सबको पता है। तो यहाँ पे लेंथ आपका कांस्टेंट है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? विड्थ, है ना? जो भी आपका मतलब ये वाला पार्ट जो है, इसको लेंथ बोलो चाहे विड्थ बोलो, जो बोलना है आप, ठीक है? ये वाला पार्ट आपका वेरिएबल है। तो उस वेरिएबल पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ? V इंटू dt के बराबर। मतलब जितनी स्पीड से मैं इस कॉइल को अंदर ले जाऊँगा और उसको टाइम से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है? डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, ठीक है? क्योंकि ये वेरिएबल है तो मैं इसको वेरिएबल के टर्म में लिख दिया, ठीक है? इस बात को समझ पा रहे हो आप लोग?
तो ये एरिया चेंज होने का सबसे बढ़िया एग्जांपल है। और यहाँ से जो आपका ईएमएफ जनरेट होता है इसी को हम मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। मोशनल ईएमएफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कॉइल के मोशन की वजह से जनरेट हो रहा है ना। कॉइल का जो मोशन हो रहा है, देखो कॉइल कुछ स्पीड से आगे की तरफ जा रही है, तो जैसे ही स्पीड से आगे की तरफ जा रही है तो इस मोशन की वजह से आपकी ये लेंथ में चेंज हो रहा है, ये वाली जो लेंथ है इसमें चेंज हो रहा है। इसकी चेंज की वजह से आपके एरिया में चेंज हो रहा है। एरिया में चेंज होने की वजह से आपका फ्लक्स में चेंज हो रहा है, और फ्लक्स में चेंज होने की वजह से आपका ईएमएफ जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बड़े ध्यान से देखो तो आपका जो फ्लक्स होगा छोटा सा फ्लक्स में क्या लिख सकता हूँ, डी फाई इज इक्वल टू बी इंटू डी ए। हाँ लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डी फाई इज इक्वल टू बी इंटू डी ए, क्योंकि फ्लक्स आपका वेरिएबल है और वो एरिया पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो छोटा सा फ्लक्स छोटे सा एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगा। अब एरिया को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी ए को, डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो लेंथ इंटू वी इंटू डी टी, तो ये आपका छोटा सा एरिया हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डी फाई का वैल्यू मिल गया। डी फाई का वैल्यू कितना मिल जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू बी टाइम्स एल इंटू वी इंटू डी टी। तो जैसे ही आप डी फाई बाई डी टी करोगे, है ना, डी फाई बाई डी टी जैसे ही आप करोगे वैसे ही आपको ईएमएफ का वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगा। यहाँ पे अब मैं इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही उसको डिफरेंशियल फॉर्म में ले लिया। डिफरेंशियल फॉर्म में मतलब छोटा सा फ्लक्स मैं ऐसे लिख सकता हूँ बी एल वी डी टी के बराबर। तो डी फाई बाई डी टी जैसे ही आप करोगे आपको फ्लक्स का ईएमएफ का वैल्यू मिल जाएगा, विच इज़ बी एल वी। ठीक है, इसी ईएमएफ को हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। इस ईएमएफ को हम क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जनरेट कहाँ से हो रहा है, इट इज़ जनरेटेड ड्यू टू द मोशन ऑफ दिस कॉइल इन प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म। ठीक है, हमेशा कोई भी एक ही पैरामीटर आपका चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि आप दो पैरामीटर्स को एक साथ चेंज करवा रहे हो, करवा सकते हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो हम एक एक करके पैरामीटर्स को चेंज कराते हैं, जिससे हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमारा थोड़ा ईजी हो जाए, है ना। दो वेरिएबल्स अगर हो जाएंगे तो उसमें मैथमेटिक्स फिर थोड़ी सी वो हो जाएगी। आपको डिफरेंशिएशन में भी दो वेरिएबल्स के हिसाब से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट में भी दो वेरिएबल्स के हिसाब से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। तो वो कैलकुलेशंस को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक एक करके पैरामीटर को वेरिएबल करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे पहले मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करा लिया, एरिया को कांस्टेंट रख दिया, थीटा को कांस्टेंट रख दिया। अब सेकेंड वाली केस में एरिया को वेरी करा दिया, मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रख दिया, थीटा को कांस्टेंट रख दिया। अब यहाँ पे थीटा क्या होता है, थीटा जो होता है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। अब देखो पूरे सिनेरियो में आपका जो थीटा है वो कांस्टेंट है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो तो वो इनटू द प्लेन, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देखो तो आप एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी आप देख लो, एरिया वेक्टर का आप यहाँ से डायरेक्शन निकाल सकते हो, है ना। इनटू द प्लेन लो चाहे आउट ऑफ द प्लेन लो, आप कहीं भी अभी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे करंट का डायरेक्शन अभी कुछ शो किया गया नहीं। तो आप चाहो एरिया वेक्टर अंदर की तरफ नॉर्मल वेक्टर ले लो, चाहे आप एरिया वेक्टर बाहर की तरफ ले लो, तो आपका थीटा तो कांस्टेंट रहेगा, है ना। चाहे 0 डिग्री ले लो चाहे 180 डिग्री ले लो, कहने का मतलब है थीटा आपका कांस्टेंट रहेगा, थीटा चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है आपका एरिया, और इस एरिया अगर वेरिएबल है तो उसकी वजह से फ्लक्स में चेंज होगा ही होगा, और फ्लक्स में अगर चेंज होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और यहाँ पे ईएमएफ कितना प्रोड्यूस हो रहा है, बी एल वी के बराबर, और इसी ईएमएफ का एक नाम होता है, इसको हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। ठीक है, इसी ईएमएफ को क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ। द इंड्यूस ईएमएफ ड्यू टू मोशन ऑफ द लूप एंड सो इट इज कॉल्ड इट एज मोशनल ईएमएफ। यहाँ तक सबको समझ आ गया, यस और नो? एवरीवन इज क्लियर विद दिस पॉइंट? अरे जल्दी बताओ। यस सर। है ना। अब ये नेगेटिव साइन की अगर मैं बात करूँ तो नेगेटिव साइन आपका डायरेक्शन शो करता है, और डायरेक्शन हमें निकालना लेंस लॉ से ऑलरेडी आता है। नेगेटिव का कुछ मतलब नहीं है, नेगेटिव मीन्स ओनली डायरेक्शन। इट सेज दैट ईएमएफ इज प्रोड्यूस इन सच अ वे दैट इट विल ऑलवेज अपोज द कॉज विच इज प्रोड्यूसिंग इट, है ना। जो कॉज उसको प्रोड्यूस करेगा उसको हमेशा वो अपोज करेगा, बस नेगेटिव साइन का इतना ही सिग्निफिकेंस है।
नेगेटिव साइन हमेशा डायरेक्शन देता है और डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास लेंथ लॉ होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो मोशनल ईएमएफ का ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पर डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको मैग्नेटिक फील्ड पता होता है, लेंथ का वैल्यू दिया होता है, स्पीड दिया होता है कॉइल का, और बोला होता है फाइंड द मोशनल ईएमएफ। तो डायरेक्टली आप BLV इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप डायरेक्टली ईएमएफ का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं एग्जाम में। चलो, डायरेक्शन के लिए मैंने आपको बताया था हम लेंस लॉ का यूज़ करेंगे, तो वही बात यहाँ पे की गई है। अकॉर्डिंग टू लेंस रूल द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इज सच दैट इट ऑलवेज अपोजेस द कॉज विच इज चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। वो हमेशा उस कॉज को अपोज करेगी, ठीक है। काफ़ी सिंपल चैप्टर है ये, अगर आप इसको ध्यान से समझ जाओगे तो इससे इजी कोई चैप्टर ही नहीं है ना। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है और सिंपल भी है। अगर आप समझ जाओगे, इसको अंडरस्टैंड कर लोगे तो काफ़ी सिंपल, ठीक है। ठीक है, इसी मोशनल ईएमएफ के आपके एक आध एग्जांपल दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, उसको हम एक बार देख लेते हैं और फिर हम आगे चलते हैं, है ना। एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स काफ़ी अच्छे हैं, मैं अभी वाइट बोर्ड आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, आपको आने चाहिए और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है ना। वाइट बोर्ड सबको दिखाई दे रहा है? वाइट बोर्ड दिख रहा है सबको? दिख रहा है। चलो, सपोज हमारे पास इस तरह की एक रॉड है, ठीक है। इस तरह की हमारे पास एक रॉड है और इसका लेंथ रेडियस के बराबर है ना। इसका लेंथ जो है वो रेडियस के बराबर है और हमने इस सेंटर पॉइंट के अबाउट इसको रोटेट किया। सेंटर पॉइंट के अबाउट हमने इस रॉड को इस तरह से रोटेट किया, ठीक है। और इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में हमने इसको रोटेट किया, ठीक है। यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपकी प्रेजेंट है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट हियर। अब इस रॉड का रेडियस आर है, इनिशियली ये कुछ एंगल बना रही है, हमें नहीं पता क्या एंगल है, लेट्स से इट इज थीटा। हॉरिजॉन्टल से किसी थीटा एंगल पे रॉड है और इसको हमने इस तरह से रोटेट किया। तो हमें फाइंड करना है, वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द ईएमएफ बिटवीन द सेंटर पॉइंट एंड द मेटालिक रिंग। अच्छा, यहाँ पे एक मेटालिक रिंग दिया हुआ है ना, यहाँ पे एक मेटालिक रिंग दी हुई है। अब इस टाइम पे कौन आ रहा है मीटिंग में?
हाँ, सब लोग ऐड हो गए क्या? एक्चुअली वो वाइट बोर्ड के चक्कर में ये मीटिंग ही ऑफ हो गई थी, है ना। वाइट बोर्ड के चक्कर में मैं वाइट बोर्ड को ऑन कर रहा था और वो मीटिंग पे क्रॉस पे क्लिक हो गया बाय मिस्टेक। तो वो मीटिंग एक बार कैंसिल हो जाती है तो फिर वापस नई मीटिंग बनानी पड़ती है। अब गूगल मीट में ऐसा अभी तक कोई सिस्टम नहीं देखा मैंने कि गलती से अगर कोई मीटिंग कैंसिल हो जाए तो वापस से उसको कहाँ से लाए। चलो ठीक है, मेरे ख्याल से अब सबको विजिबल है ना। चलो, तो हमारे पास एक रॉड है जिसका रेडियस कुछ आर के बराबर है और इस रॉड को हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट किया। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रेजेंट है विच इज़ इनटू द प्लेन और इसके एंड पे एक मेटालिक रिंग लगी हुई है। ठीक है, अदर एंड पे एक मेटालिक रिंग है और हमें ईएमएफ फाइंड करना है कि इन दो एंड्स के बीच में ईएमएफ क्या होगा। यहाँ पे एक मेटालिक रिंग लगी हुई है और ये एक सेंटर पॉइंट है और ये हमारी रॉड है ना। मेटालिक रॉड है, मेटालिक रिंग है और ये सेंटर पॉइंट। अब इसको हमने रोटेट किया है। रेडियस आपको गिवन है, रेडियस इज गिवन विच इज़ 1 मीटर एंड मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी आपको दिया हुआ है विच इज़ 1 टेस्ला। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन है, रेडियस भी गिवन है और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी गिवन है। ठीक है, हमें फाइंड करना है व्हाट इज़ द ईएमएफ बिटवीन द सेंटर एंड द मेटालिक रिंग, है ना। मतलब हमें इन दो पॉइंट्स के बीच में, एक तो सेंटर पॉइंट हो गया आपका और दूसरा पॉइंट ये हो गया। ठीक है, ये दो पॉइंट्स के बीच में आपको ईएमएफ निकालना है कितना होगा। ठीक है, दिस इज़ योर एंड पॉइंट एंड दिस इज़ योर सेंटर पॉइंट। इन दो पॉइंट्स के बीच में आपको ईएमएफ निकालना है। ठीक है, तो इसको करने के दो तरीके हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके। पहला तो आप मोशनल ईएमएफ का कंसेप्ट लगा सकते हो यहाँ पे, इसको मोशनल ईएमएफ के कंसेप्ट से कर सकते हो। हमेशा एक बात को ध्यान रखो कि कोई भी आपका जो सवाल है वो सवाल तीन ही फैक्टर्स के अंदर आएगा, या तो मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होगा, या तो एरिया का चेंज होगा, या तो थीटा का चेंज होगा। इन तीनों में से ही आप कोई भी एक मेथड लगा के सॉल्व करोगे। फ्लक्स का चेंज इन तीनों फैक्टर से ही आपको मिलेगा, किसी भी एक फैक्टर से। ठीक है, तो पहला जो फैक्टर है, पहला जो कंसेप्ट है जिस मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे वो है आपका मोशनल ईएमएफ का कंसेप्ट। ठीक है, मोशनल ईएमएफ का कंसेप्ट हम सबको पता है कि मोशनल ईएमएफ अगर मुझे इस रॉड का निकालना है तो इस रॉड के लेंथ में देखो चेंज हो रहा है। अगर मैं अलग अलग पॉइंट पे बात करूं तो इस पॉइंट पे इसका लेंथ अलग है, मतलब इस पॉइंट के लिए ईएमएफ अलग होगा, 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 इस पॉइंट के लिए। क्यों ईएमएफ अलग होगा? क्योंकि ये रॉड अगर आप ध्यान से देखो तो इस रॉड पे हर पार्टिकल जो है, इस रॉड का हर पार्टिकल है वो इस तरह से सर्कुलर मोशन करेगा। इस रॉड पे प्रेजेंट हर पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर मोशन करेगा और हर पॉइंट का रेडियस आपका डिफरेंट है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, हम सब ने सर्कुलर मोशन पढ़ रखा है, तो हर पॉइंट का आपका रेडियस डिफरेंट है और डिफरेंट रेडियस पे आपका जो रॉड का पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है, इस रॉड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं ना रॉड पे, सॉलिड है ये तो। पर यहाँ पे देखो हर पार्टिकल का रेडियस अलग है। इसका रेडियस अगर R1 है तो इसका रेडियस R2 है, इसका रेडियस R3 है। ठीक है, और फाइनल वाले जो पॉइंट है उसका रेडियस कितना है? कैपिटल R। फाइनल वाले पॉइंट के लिए रेडियस कितना है? कैपिटल R। तो आपका रेडियस चेंज हो रहा है, रॉड के हर पॉइंट के लिए आपका रेडियस क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अगर आप ध्यान से इसको देखो तो रेडियस चेंज होने की वजह से क्या चेंज होगा? अगर आपका रेडियस चेंज हो रहा है तो मतलब आपकी लीनियर स्पीड चेंज हो रही है। लीनियर स्पीड जिससे रोटेट करेगा उसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, v इज इक्वल टू, अगर मुझे v1 डिफाइन करना है फर्स्ट पोजीशन के लिए तो आई विल राइट v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा। मुझे सेकेंड पॉइंट के लिए डिफाइन करना है तो मैं लिखूंगा v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा। मुझे थर्ड पॉइंट के लिए अगर डिफाइन करना है तो थर्ड पॉइंट के लिए आपका स्पीड कितना होगा? v3 इज इक्वल टू r3 ओमेगा। ठीक है,
तो मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द रॉड इज मूविंग विद डिफरेंट लीनियर स्पीड, बिकॉज स्पीड इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस। रेडियस चेंज होगा तो स्पीड आपकी चेंज होगी। ठीक है, बात को समझ पा रहे हो आप? रेडियस चेंज होगा तो स्पीड आपकी चेंज होगी। तो यहाँ पे मैं मोशनल ईएमएफ, जैसे अभी अभी हमने पढ़ा था, तो मोशनल ईएमएफ अगर रेडियस मेरा कांस्टेंट होता था, मतलब अगर मेरा लेंथ कांस्टेंट होता था, तो मैं डायरेक्टली लिख देता था बी एल वी के बराबर, है ना। अगर मेरा लेंथ कांस्टेंट होता था तो मैं डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकता। बट यहाँ पे मेरा लेंथ जो है, जो रेडियस के बराबर दिया गया है, वो वेरी कर रहा है, मतलब स्पीड भी वेरी कर रहा है ना। यहाँ पे चीज़ें आपकी वेरिएबल है, तो आप डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन को यूज़ नहीं कर सकते, है ना। जब चीज़ें वेरिएबल हो जाती है तो हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पैरामीटर्स वेरिएबल है, तो आप छोटा सा पहले ईएमएफ निकालो छोटे से सेक्शन के लिए। तो छोटे से सेक्शन के लिए आपका ईएमएफ कितना हो जाएगा, बी इंटू वी इंटू डी आर, है ना। बी इंटू डी एल लिख सकते हो या डी आर लिख सकते हो, क्योंकि वो लेंथ जो है आपका रेडियस के बराबर। ठीक है, तो बी वी डी आर मैं लिख सकता हूँ। और वी जो है मेरा, वो भी आर का फंक्शन है। अभी अभी मैंने आपको बताया v इज़ अ फंक्शन ऑफ आर। v मेरा कांस्टेंट नहीं, v जो है मेरा r का फंक्शन है। तो v को मैं क्या लिख सकता हूँ, r ओमेगा के बराबर, v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो मेरा छोटा सा ईएमएफ कितना मिल गया, b r ओमेगा डी आर। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम द लिमिट्स 0 टू कैपिटल R, तो आपको ईएमएफ मिल जाएगा। टोटल ईएमएफ सेंटर पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में कितना हो जाएगा, विच इज़ बी आर स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय, ये आपका ईएमएफ हो जाएगा। बात समझ आई? तो यहाँ पे थोड़ा हमने सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट लगाया, और सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट लगा के हमने ईएमएफ का वैल्यू फाइंड कर लिया। इसको दूसरे मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते थे, सेम क्वेश्चन को, है ना। दूसरे मेथड से अगर आप इसको दूसरा एंगल से देखो, अगर इसी क्वेश्चन को दूसरा एंगल से देखो, तो यहाँ पे एरिया में चेंज हो रहा है। जैसे जैसे आपकी रॉड रोटेट हो रही है, रॉड जैसे जैसे आपकी रोटेट हो रही है, तो आपका एरिया में चेंज हो रहा है। पहले आपका इस रॉड ने इतना एरिया स्वीप किया, ठीक है, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, मैथमेटिक्स में इसको बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। फिर रॉड आपकी इस पोजीशन पे आ गई, तो उसका एरिया इंक्रीज हो गया, उसने इतना क्वाड्रेंट के बराबर एरिया स्वीप कर लिया। जैसे आपकी रॉड इधर आ गई तो उसका एरिया फिर इंक्रीज हो गया, अब ये पूरा रीजन उसने स्वीप कर लिया। इस तरह से वो जैसे जैसे रोटेट होते जा रही है, आपका एरिया में चेंज होते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि हमें इस पोजीशन पे फाइंड करना है, हमें इस पोजीशन पे फाइंड करना है ना। हमें ऐसा नहीं बोला है कि कॉन्टिन्यूसली आपका एरिया चेंज हो रहा है। कॉन्टिन्यूसली चेंज होता तो वो सिचुएशन फिर अलग हो जाती। अभी इन्होंने हमें क्या बोला है कि एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको रॉड दे रखी है ना। इसको सेकेंड मेथड से आप इस तरह से कर सकते हो, हमें एक पर्टिकुलर पोजीशन पे थीटा एंगल पे ये रॉड दे रखी है और कॉन्टिन्यूसली स्वीप नहीं कर रहा है ना। इस पर्टिकुलर पोजीशन की अगर मैं बात करूं, तो इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए आपका जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस सेक्टर का जो एरिया होगा कितना होता है। सेक्टर का एरिया हम सबको पता है ना, सेक्टर का एरिया कितना होता है बताओ, व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर। अगर इस सेक्टर की बात करूं, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे इसने खाली इतना एरिया स्वीप करके रखा होगा, है ना। मतलब इतने रीजन की मैग्नेटिक फील्ड मुझे कंसिडर करनी है जो फ्लक्स के चेंज में काउंट होगी। ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए इसका एरिया कितना हो जाएगा। थीटा को वेरिएबल मान के हम ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका एरिया चेंज हो रहा है मतलब आपका थीटा चेंज हो रहा है। थीटा पे ही आपका एरिया डिपेंडेंट है ना। आपका जो एरिया डिपेंडेंट है किस पे डिपेंडेंट है, थीटा पे डिपेंडेंट है ना। थीटा जैसे जैसे चेंज होता जाएगा वैसे वैसे आपका एरिया चेंज होते जाएगा। तो थीटा को वेरिएबल मान के पहले मैं इस सेक्टर का एरिया निकाल देता हूँ। तो इस सेक्टर का एरिया क्या होगा, थीटा अपॉन 360 विच इज 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। टोटल एरिया इतना होता है, तो इस सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये इस सेक्टर का एरिया हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका वेरिएबल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका वेरिएबल क्या हो जाएगा, ये एरिया। अब एरिया में भी आपका देखो रेडियस कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, तो वेरिएबल यहाँ पे खाली थीटा है। यहाँ पे वेरी कौन कर रहा है, थीटा। जैसे जैसे आपका थीटा इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे आपका एरिया इंक्रीज होता जाएगा, है ना।
थीटा इंक्रीज होता जाएगा तो एरिया आपका इंक्रीज होता जाएगा, है ना। तो आप इसको कैसे, अब फ्लक्स में कैसे चेंज प्रोड्यूस होगा, तो फ्लक्स का चेंज हम कैसे लिखेंगे, देखो EMF इज इक्वल टू d∅/dt, हम सबको पता है ना। फैराडे का लॉ हम यहाँ पे लगाएंगे, EMF इज इक्वल टू d∅/dt। तो यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, फ्लक्स को मैं लिख सकता हूँ BA cos थीटा, है ना, BA cos थीटा। ये वाला थीटा अलग है, आप ध्यान रखो, ये वाला जो थीटा है ना ये अलग है, उसको उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना। ये जो थीटा आपका होता है ये मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का होता है, तो इसको थीटा की जगह ना मैं डायरेक्टली यहाँ पे एंगल ही सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ 0 डिग्री, ठीक है। ये थीटा आपका अलग होता है, ये वाला जो थीटा होता है जो हम फ्लक्स में यूज करते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। और ये जो थीटा है आपका यहाँ पे मैंने यूज किया, ये आपका गिवन है क्वेश्चन के अंदर, जो रॉड बना रही है इस एंगल पे, है ना, रॉड आपकी इस एंगल पे रखी हुई, ठीक है। तो इसको उसके साथ कंफ्यूज मत कर देना, इसको मैं चाहता तो फाई कंसिडर कर लेता, वो सही रहता, लेकिन ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे आप जब d/dt करोगे इसका तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगी। एरिया को मैं क्या लिख सकता हूँ, θ/2π इंटू πr²। अब इसमें भी अगर मैं ध्यान से देखूँ तो पाई से पाई कट गया, r² कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, तो br² आपका बाहर आ जाएगा, अपॉन 2 भी बाहर आ जाएगा, तो d/dt आपका किसका हो जाएगा, थीटा का। और हम सबको पता है dθ/dt क्या होता है आपका, ओमेगा। dθ/dt इज नोन एज योर ओमेगा, इसी को तो हम ओमेगा बोलते हैं। तो यहाँ से भी आपका सेम आंसर आ जाएगा, b⍵r²/2, ठीक है। ये सेकेंड अप्रोच है, अगर आप चाहो तो इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एरिया को हमने चेंज करवाया और वहाँ पे हमने मोशनल EMF का डायरेक्ट इक्वेशन यूज़ करके उसको सॉल्व किया, ठीक है। दोनों तरीक़ों से आप इसको कर सकते हो, क्लियर है। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार एग्ज़ाम में आता है, मतलब बोर्ड में भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, और बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन एक आध आ जाता है कई बार, है ना। एक क्वेश्चन इस पे बोर्ड में कई बार पूछ लेते हैं, क्योंकि आपके NCERT का क्वेश्चन है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है, देखो, ठीक है। कॉम्पिटिटिव पेपर में भी इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, मतलब उसके शॉर्ट पार्ट्स आपको पूछ लिए जाते हैं, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जांपल हम देखेंगे, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, और उसके लिए भी काफ़ी क्वेश्चन उस पर पूछे गए, है ना। सपोज करो हमारे पास इस तरह की एक रॉड है ना, इस तरह की हमारे पास एक रॉड है, ठीक है। अब ये रॉड जो है कंडक्टिंग रॉड है, मतलब मेटालिक रॉड हमने कंसिडर करी है, ठीक है। रॉड कैसी है आपकी, मेटालिक रॉड है। अरे सबको आवाज़ तो आ रही है ना मेरी मेरी वॉइस सबको आ रही है अच्छे से? हाँ सर। बस ठीक है, सुनते जाओ फिर खाली। हमारे पास एक मेटालिक रॉड है और इसका हम मोशन करा रहे हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। ये हमारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम सबको पता है जब भी हम किसी भी कंडक्टर को या किसी भी रॉड को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कुछ वेलोसिटी देते हैं तो उसमें EMF जनरेट होता है, उसी को हम बोलते हैं मोशनल EMF, ठीक है। तो अब इस रॉड में, खाली सिंगल एक रॉड की बात कर रहा हूँ, इसमें आपका EMF कैसे जनरेट होगा उसको हम समझने की कोशिश करें। तो अब आप ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी इनटू द प्लेन है, और इस मेटालिक रॉड में क्या होते हैं, चार्ज कैरियर्स आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस मेटालिक रॉड में, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे जैसे आपकी रॉड आगे जाती है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है किसी वेलोसिटी के साथ, तो इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, हम सबको पता है मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, हमने 5th चैप्टर में पढ़ा है, विच इज़ Q × V क्रॉस B, ठीक है। Q × V क्रॉस B, ठीक है। ये मैग्नेटिक फोर्स इस रॉड पे इस इलेक्ट्रॉन पे लगता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज कैरियर्स कौन है, आपके इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ आ रही? अब यहाँ पे जो आपका चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है ना, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के आपका बराबर है। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -e के बराबर, -e × V क्रॉस B, ठीक है। तो अगर आप राइट हैंड रूल लगाते हो
तो फोर्स का डायरेक्शन अगर आप राइट हैंड रूल लगाओगे, वी क्रॉस वी करोगे, तो फोर्स का डायरेक्शन आपका ऊपर की तरफ आएगा, थंब जो आपका होगा ऊपर की तरफ आएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ, क्योंकि उसका चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? डायरेक्शन आप क्लियर कर पा रहे हो? इस इलेक्ट्रॉन का पे जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, क्योंकि इसका चार्ज क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे के सारे यहाँ पे एक्यूमुलेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। धीरे धीरे जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इन सब पे फोर्स लगता जाएगा, नीचे की तरफ आते जाएंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स जमा हो जाएंगे, और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन्स जा चुके होंगे। ठीक है, तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम, मतलब कुछ टाइम बाद ऐसा एक स्टेट अचीव होगा जब आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नीचे की तरफ बॉटम ऑफ द रॉड पे एक्यूमुलेट हो गए होंगे, और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो आपका टॉप ऑफ द रॉड पे एक्यूमुलेट हो गया होगा। तो बहुत टाइम बाद एक ऐसी स्टेट अचीव करेगी, इसको हम बोलेंगे स्टेडी स्टेट। मतलब इससे ज़्यादा अब इलेक्ट्रॉन्स आपके बचे नहीं है इस रॉड में, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सबके सब नीचे आ चुके हैं, और इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपके रॉड में है ही नहीं। तो तब उस पॉइंट पे आपका स्टेडी स्टेट अचीव होगा, है ना। उस पॉइंट पे जो स्टेट आपका अचीव होगा उसको हम क्या बोलेंगे? स्टेडी स्टेट। अब इस स्टेडी स्टेट में क्या होगा कि पॉजिटिव से नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। स्टेडी स्टेट में क्या जनरेट होगी? एक इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी सेपरेट हो गए। अब जब सेपरेट हो जाएंगे तो हम सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव ही जनरेट होती है ना। तो अंडर दिस स्टेडी स्टेट इस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, जैसे आपका ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, क्योंकि इसका चार्ज नेगेटिव होता है ना। इस पे फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ। और मैग्नेटिक फोर्स इस पे कितना लग रहा था? मैग्नेटिक फोर्स इस पे नीचे की तरफ लग रहा था, विच इज Q इंटू वी बी। आई कैन राइट Q इंटू वी क्रॉस बी, मतलब EVB लिख सकता हूँ, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर में और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो V क्रॉस B को जब आप ओपन करोगे यू विल गेट VB साइन 90, यू विल गेट VB साइन थीटा और साइन 90। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? E। तो इस पर फोर्स कितना आ जाएगा? EVB इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जब स्टेडी स्टेट अचीव हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है उसको बैलेंस कौन करेगा? मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस कौन करेगा? मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस करेगा स्टेडी स्टेट में। स्टेडी स्टेट की बात कर रहा हूँ, है ना। कुछ टाइम बाद, मतलब जब सारे इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो गए होंगे और सारा पॉजिटिव चार्ज ऊपर एक्यूमुलेट होगा, उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, मतलब उस पर दोनों फोर्सेस आपके बैलेंस हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में मैं लिख सकता हूँ आपका जो इलेक्ट्रिक फोर्स है विच इज़ E इंटू ई, विच विल बी इक्वल टू Q इंटू वी इंटू बी। ठीक है, तो E से ये आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी विच इज़ V इंटू बी। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको इस बेसिस पे आ जाते हैं, है ना, कि इफ़ अ रॉड इज मूविंग अंडर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद अ गिवन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला एंड द स्पीड इज गिवन 2 मीटर पर सेकेंड, जो भी आपको दिया होगा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन। तो स्टेडी स्टेट कंडीशन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी विच इज़ स्पीड इनटू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस पे भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, अब जैसे ही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हुई, हम सबको पता है क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हुआ है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स आपके अलग अलग हुए हैं, और यहाँ पे कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस भी क्रिएट हुआ है, ऑब्वियसली क्रिएट हुआ है ना। तो मैं इसको एक ऐसा अज्यूम कर सकता हूँ, यहाँ पे सपोज करो पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ पे सपोज करो नेगेटिव टर्मिनल। एक बैटरी की तरह भी मैं इसको ट्रीट कर सकता हूँ, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है और जिसका नेगेटिव टर्मिनल नीचे। ठीक है, तो इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस बैटरी के अक्रॉस, मैं अज्यूम कर सकता हूँ, यहाँ से एक वायर कनेक्ट कर देता हूँ
जिसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे। तो अब इन दो पॉइंट्स के बीच में, सपोज करो ये पॉइंट आपका P है और ये पॉइंट आपका Q है, ठीक है। अब इन दो पॉइंट्स के बीच में हम पोटेंशियल का डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दोनों पॉइंट्स के बीच में जैसे ही आपका स्टेडी स्टेट अचीव हो गया, दोनों टर्मिनल्स का चार्ज अलग अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, वी कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रॉड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो हम सबको पता है कितना होता है। हमने एक रिलेशन पढ़ा है dV इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, ठीक है। ये रिलेशन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये रिलेशन हमने यूज़ किया ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको ये चीज़ पढ़ाई गई थी कि जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है विच इज़ इक्वल टू माइनस ई टाइम्स डी आर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वही रिलेशन यूज़ करूँगा। पोटेंशियल का डिफरेंस जो मुझे निकालना है विच इज़ वी क्यू माइनस वी पी, वी क्यू माइनस वी पी, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल विच इज़ इक्वल टू माइनस ई डी आर, और यू कैन ऑल्सो राइट वी पी माइनस वी क्यू, वी पी माइनस वी क्यू विच इज़ इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ डी आर, ठीक है। और डी आर की वैल्यू किसके बराबर है यहाँ पे, टोटल लेंथ जो है आपकी रॉड की लेंथ के बराबर। मतलब P से Q अगर मैं जा रहा हूँ तो मेरा लेंथ में चेंज कितना हो रहा है, जितनी इस रॉड की लेंथ है उतना लेंथ में मेरा चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैं L से लिख सकता हूँ, है ना। वी पी माइनस वी क्यू इज इक्वल टू E इंटू एल, आई कैन राइट लाइक दिस, ठीक है। पोटेंशियल का डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा, E इंटू एल के बराबर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं विच इज़ वी बी। इफ आई सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू हियर I will get the potential difference which is equal to Vp minus Vq which is equal to VBL। देखो सेम रिलेशन आपको यहाँ भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो आपका इंड्यूस EMF प्रोड्यूस हुआ है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्रिएट हुआ है, इसी को हम बोलते हैं इंड्यूस EMF। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है इसी को हम बोलते हैं इंड्यूस EMF। अब यहाँ पे जो आपका इस सिचुएशन में EMF क्रिएट हुआ है BBL के बराबर, ये किसकी वजह से क्रिएट हुआ है, ये आपका जो क्रिएट हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्रिएट हुआ है ना। यहाँ पे जो आपका इंड्यूस EMF पैदा हुआ है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्रिएट हुआ है। हमने कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाया, जिसकी वजह से एक स्टेट ऐसी आई जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई। मतलब एक स्टेट ऐसी अचीव हुई जब पॉजिटिव नेगेटिव सारे सेपरेट हो गए, तब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्रिएट हुआ विच इज इक्वल टू dV इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इसी को हम बोलेंगे इंड्यूस EMF, यही आपका इंड्यूस EMF। लेकिन यहाँ पे इंड्यूस EMF के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इंड्यूस EMF। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे इंड्यूस EMF क्रिएट हुआ, लेकिन इसका वैल्यू फिर से वही सेम आया जो हम मोशनल EMF में पढ़ते थे विच इज BVL। वैल्यू आपको देखो यहाँ पे बिल्कुल सेम मिला BVL के बराबर। लेकिन ये EMF प्रोड्यूस किसकी वजह से हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग दिस इंड्यूस EMF। क्या ये बात आपको समझ आई, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और यहाँ से आपको थोड़ी क्लैरिटी आनी चालू होगी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है हर बार मैग्नेटिक फील्ड ही रिस्पॉन्सिबल हो इंड्यूस EMF को प्रोड्यूस करने में, हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं होगा। अभी तक जो भी ऊपर केसेस हमने स्टडी किए थे वहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंड्यूस EMF पैदा कर रहे थे, लेकिन ये वाले केस में क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इंड्यूस EMF पैदा हुई, लेकिन दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही, दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही है विच इज़ B इंटू V इंटू एल। नोट करने की बात यह है कि दोनों केसेस में चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमारी EMF पैदा हुई या फिर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से EMF पैदा हुई, दोनों केसेस में जो हमें EMF का वैल्यू मिल रहा है वो बिल्कुल सेम मिल रहा है विच इज़ B इंटू V इंटू एल के बराबर। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई सबको, यस और नो, है ना। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट था, नोट करने वाला पॉइंट ये था, ठीक है। अब हम सब ने कई चीज़ें पढ़ रखी, जैसे कि लॉरेंट्ज़ फोर्स मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, है ना। लॉरेंट्ज़ फोर्स क्या होता है, क्या कोई बताएगा, व्हाट इज़ लॉरेंट्ज़ फोर्स। 5th चैप्टर में ऑलरेडी हम इसको कवर कर चुके हैं। लॉरेंट्ज़ फोर्स किसी को पता है,
लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है? व्हाट इज लॉरेंट्ज फोर्स? नेट फोर्स किसकी वजह से? नेट फोर्स तो है, पर किसकी वजह से है नेट फोर्स? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नहीं, इट इज, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से, है ना? हाँ, वेरी गुड। दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से जो फोर्स क्रिएट होता है उस टोटल फोर्स को हम बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है, दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से जो फोर्स क्रिएट होता है इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? लॉरेंट्ज फोर्स। तो हमें हमेशा लॉरेंट्ज फोर्स को दिमाग में रखते हुए चलना है कि हमेशा मैग्नेटिक फील्ड ही फोर्स को क्रिएट करेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ही फोर्स को क्रिएट करेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। दोनों में से कोई एक भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, और हो सकता है दोनों का कॉम्बिनेशन भी वर्क करे। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन भी वर्क करे फोर्स को क्रिएट करने में। अभी जैसे हमने ऊपर वाला केस देखा था, तो ये वाले केस में क्या था, मैग्नेटिक फील्ड भी थी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी थी, दोनों का कॉम्बिनेशन देखो यहाँ पे काम कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, विच इज वेलोसिटी टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे वर्क कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे ईएमएफ जनरेट हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि लॉरेंट्ज फोर्स को आप हमेशा दिमाग में रखोगे। ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर आया तो सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स की तरफ आगे हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर आया तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ आगे हो गए। अब आप दोनों चीज़ें पढ़ चुके हो, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 में हमने सारे कंसेप्ट कवर करे, और अब हमें दोनों कंसेप्ट को दिमाग में रखते हुए फिर क्वेश्चंस को देखना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब ही यही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस मैग्नेटिक्स दोनों कंसेप्ट कंबाइन हो जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के भी कंसेप्ट और मैग्नेटिक्स के भी कंसेप्ट, तो तब ये बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हम ध्यान में रखते हुए चलेंगे। अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? तो एक और एग्जांपल हम लेते हैं अगर हमारे पास टाइम है तो, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। शाम को सब आओगे ना? इवनिंग क्लास में सब लोग आओगे? हाँ, पहले अटेंडेंस ले लेते हैं आपकी। लास्ट वाली एक अटेंडेंस रह गई थी, मेरे ख्याल से अटेंडेंस लेनी रह गई थी, है ना? किस किस की रह गई एक बार देख लो, मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। रुक जाओ, अटेंडेंस दे के जाना, है ना? अटेंडेंस देने के बाद लीव करना, ठीक है? हाँ, जिस जिसकी रह गई थी फटाफट देखोगे एक बार स्क्रीन पे। एसवीवी वाले पहले देख लो फटाफट। पीपी सवानी में लगभग सबकी हो ही गई थी। मैंने स्क्रीन दिखा दी, देखो किसकी रह गई तो बता दो जल्दी से। सर नील, चंदन। नील आ गया। नेक्स्ट चंदन। चंदन। नेक्स्ट कोस। कोस की तो हो गई। और सब्रूत। ब्रोथ, ठीक है। सर लक्ष्य। लक्ष्य आ गया। और सर ललित। ललित, ठीक है। सर पल्लव की भी बाकी है, वो भी है मीटिंग में। पल्लव, और किसने लिखा था नाम? संजना ने भी लिखा था, वो है मीटिंग में, उसने पहले लिखा था। अच्छा, संजना इज ऑल्सो प्रेजेंट, है ना? चलो, और कोई रह गया? एसवीवी के मेरे ख्याल से सब हो गए ना। पीपी सवानी वाले अटेंडेंस चेक करोगे एक बार? पीपी सवानी में देख लो, फिर अटेंडेंस एक बार चेक करोगे कौन आया अभी। किरमी, एंजल, देखते जाओ बेटा फटाफट। मयूर, दर्शनिका एंड क्रूपल, ठीक है। आप लोगों के माइक नहीं चल रहे क्या? क्रूपल, मयूर एंड दर्शनिका। सर मितेश।
दर्शनिका, मितेश, और कौन है? और कोई न्यूली ज्वाइंट है? जल्दी देख लो बेटा फटाफट, क्लास एंड कर रहा हूँ फिर मैं। एंजल, एंजल रह गई, ठीक है एंजल की मार्क कर देता हूँ, एंजल रह गई। किरमी कहाँ गई? किरमी, अनिरुद्ध, इनमें से कोई आया? नो। चलो ठीक है, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, शाम को मिलते हैं।